आइए आगे समझते हैं महान सम्राट अशोक के बारे में। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और अशोक को भारत में अभिलेखों, शिलालेखों और स्तंभ लेखों का जनक माना जाता है, क्योंकि अशोक की जानकारी ही हम, यानी कि अशोक कैसा राजा था, वह कहाँ का राजा था, उसने क्या क्या किया भारत में, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, यानी कि सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। अगर हम बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेख कहते किसे हैं, तो जब भी आप जैसे मान लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, सपोज ये पत्थर है ना, एक ये पत्थर है, यानी कि यह पत्थर है और इससे हम लोग खोद के हमने किसी लोहा से या फिर पत्थरों से इसको खोद के कुछ लिखा गया है और ये पूरा भूकंप आया या फिर कोई आपदा आई तो ये पूरा खत्म हो गया, मतलब, और ये बोर्ड यहाँ से कवर के नीचे दब गया, धरती में दब गया। तो जब इसकी खुदाई होगी तो ये बोर्ड मिलेगा ही, और जब ये बोर्ड मिलेगी तो इस पर कुछ लिखावटें भी मिलेंगी, तो लिखावटें मिलेंगी ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग अभिलेख। क्या कहते हैं? अभिलेख। अगर हम बात करें कि अशोक की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वह हमको अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख का मतलब कि आप जब पत्थरों पे कोई भी चीज़, पत्थरों पे या फिर खंभे पे ना, या किसी मतलब कि अच्छे तरीके से आप पत्थरों पे कुछ लिखते हैं और उसी को लोग जमीन से निकाल करके पढ़ते हैं, उस देखते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। अगर हम बात करें कि अशोक जो है वो मगध का राजा कब बना, तो वह बना था 269 ईसा पूर्व, यानी कि 269 में यह मगध का राजा बना। क्या कब बना था? 269 में यह मगध का राजा बना और यह मगध के राजा बनने के 8 साल के बाद ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग उस टाइम पे एक बहुत ही मतलब कि अच्छा खासा और एक ताकतवर राज्य हुआ करता था और मगध, और उस टाइम पे जो राजा महाराजाओं की जो सोच थी कि हमको अपने राज्य को फैलाना है, और राज्य को फैलाने के चक्कर में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कब? 8 वर्ष के बाद, यानी कि राजा बनने के 8 वर्ष के बाद। तो बताइए, अगर हम इसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो ये 70 की तरफ नहीं जाएगा, इसके यानी इससे क्या जाएगा? पीछे जाएगा ये ना, यानी कि 69 है तो 68, 67, 66 ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BC है भैया। तो 8 वर्ष के बाद ना, यानी कि 261 BC में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग में ना लगभग मतलब बहुत सारे जान गए, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध को, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को, ना जानवरों को इतना बेरहमी से यहाँ पे मारा गया कि अशोक का हृदय वहाँ पे पूरा कांप गया अच्छी तरीके से। तो नहीं होता है, पूरा शौक लग गया कि का कर दिए हो, यानी कि बहुत ही यह मतलब कि पछतावा हुआ इसको अशोक को। और इसी पछतावे के चलते ना अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। अब अगर हम बात करें कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, तो अशोक का एक भतीजा था और उसका नाम था निग्रोध, यानी कि अशोक के भतीजे का नाम था निग्रोध। और अशोक जब कलिंग पर आक्रमण करके घर आया तो यह बहुत ही बिजनेस हुआ करता था और यह मन में सोचता था कि हम ये कैसा पाप कर दिए, यानी कि इसका मन एकदम अशांत रहता था। और निग्रोध जो था ये बहुत ही शांत रहता था और यह अपने मतलब की पता नहीं होता है, तो मतलब अपने मगन में एकदम चूर रहता था। कौन? निग्रोध। तो अशोक ने एक बार अपने भतीजे निग्रोध से पूछा कि तुम शांत की कैसे रह लेते हो, तो निग्रोध ने बोला कि हम बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, और जो भी बौद्ध धर्म को अपनाता है उसका मन ऑटोमेटिकली शांत होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो शक्तियाँ होती है वह उसको अपने बस में कर लेती है। तो अशोक ने क्या किया कि इससे ना प्रवचन लेकर के बौद्ध धर्म का, कि बौद्ध धर्म की जानकारी अगर किया कि बौद्ध धर्म की जानकारी अशोक ने किससे लिया था, तो निग्रोध से लिया था ना। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था, और उपगुप्त की सहायता से ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। देखिए, बौद्ध धर्म की प्रवचन यहाँ पे लिया है ना, यानी कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी अशोक ने निग्रोध से लिया। लेकिन बौद्ध धर्म की यानी बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि उसके पीछे कौन था? तो उपगुप्त है, क्योंकि उपगुप्त से ही अशोक ने दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर हम बात करें कि जब ये अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया तो
मतलब कि यह गरीबों के प्रति थोड़ा सा निष्ठा रखने लगा कि नहीं, गरीबों को हेल्प करना चाहिए ना। और वैसे तो ये हेल्प करता ही था, लेकिन कलिंग के आक्रमण यानी कलिंग पर आक्रमण होने के बाद यह और मतलब कि दान सेवा करने लगा। और उसी दान सेवा करने के उपरांत ये ना आजीवकों को रहने हेतु, मतलब कि आजीवक का मतलब होता है नास्तिक ना, एक संप्रदाय है। और यहाँ का क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने किसके रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आजीवकों को रहने हेतु अशोक ने 4 ना गुफा का निर्माण कराया। क्या किसका निर्माण कराया था? 4 गुफा का निर्माण कराया था। और वह गुफा है बराबर की पहाड़ियों पर। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों पर वह चारों गुफाएं हैं। और उन चारों गुफाओं का नाम है कर्ज। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कर्ज, चुपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये दोनों अलग अलग है ना। कर्ज, चुपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक। और ये जो नाम है ये उन 4 गुफाओं के नाम है जो कि अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु दिया था। और आजीवकों का मतलब होता है कि जो नास्तिक यानी कि भगवान को उनका भरोसा नहीं है, केवल राजा जो उनके शासक है उसी पे वे भरोसा करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझने के लिए आजीवकों को ब्राह्मण भी मान सकते हैं ना। लेकिन ये आप लोगों से ब्राह्मण नहीं पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक ने किसके रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो आजीवकों को रहने हेतु। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? यानी कि अशोक ने 4 गुफा का निर्माण कराया, किसके रहने हेतु? आजीवकों को रहने हेतु। उसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। इसकी जानकारी मिलती कहाँ से हम लोगों को? तो इसके 7वें लेख से मिलती जानकारी। कहाँ से? 7वें लेख से। और देखिए यहाँ पर लिखे हुए यहाँ पे कुछ और था, हाँ, यानी कि कलिंग में युद्ध जो हुआ था, कलिंग में युद्ध हुआ तो कलिंग में इतने लोग मारे गए। कलिंग से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक के 13वें अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। देखिए अशोक के 13वें अभिलेख से बौद्ध यानी कि कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। और वहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ये था तो मौर्य वंश का, अपना लिया बौद्ध वंश को। और अशोक ने 4 गुफा बनवाया था, उसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसकी जानकारी हमको किस लेख से मिलती है? तो 7वें लेख से इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 गो। यानी कि अशोक के 14 गो शिलालेख है। देखिए शिलालेख, अभिलेख, अष्टमलेख, गुफालेख ये सब एक ही है ना। मतलब कि अगर शिलालेख आया तो इसको आप लोगों को समझना है कि अभिलेख से इसका तात्पर्य है। अष्टम लेख आया तो इसको आप लोगों को समझना है कि इसका तात्पर्य किससे है? अभिलेख से है। लेकिन शिलालेख में क्या होता है कि इसमें पत्थरों को मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर पर लिखा जाता है। अष्टम लेख का मतलब क्या होता है कि ये जो अष्टम की तरह है, मतलब कि अगर इसको जमीन में से हम इसको यहाँ तक पूरा अंदर कर दें तो ये अष्टम की तरह खड़ा हो जाएगा। और इसी पे जो लिखा जाएगा यही अष्टम लेख कहलाता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं, तब तक आप लोग इतना समझिए कि अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14। और अशोक ने ना अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। कौन है? मध्य प्रदेश का सांची स्तूप अशोक का। यानी कि इन 84,000 स्तूपों में सबसे प्रमुख स्तूप मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। अगर हम बात करें कि 14 अभिलेखों में कौन सा सबसे बड़ा अभिलेख है, यानी कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो इसका 7वां अभिलेख है। हम पढ़ने वाले अभिलेख के बारे में, तब तक आप थोड़ा शांत रहिए ना। अब देखिए, अब जब ये अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ये मतलब कि बौद्ध धर्म को ये पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे, यानी कि पड़ोसी जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ पे ये बौद्ध धर्म को फैलाना चाहता था। तो फैलाने के लिए अपने 2 पुत्र, कौन कौन? महेंद्र और संघमित्र। महेंद्र और संघमित्र को यह श्रीलंका भेजा ताकि वह बौद्ध धर्म को अच्छे से प्रचार यानी कि बौद्ध धर्म को फैला सके। और अभी भी श्रीलंका की आबादी में पूरी तरह से, यानी मान लीजिए अभी श्रीलंका की आबादी में 95% जो आबादी है वो बौद्ध धर्म को ही अपनाती है, क्योंकि वो शुरुआती से ही बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है और अभी तक हो रहा है। अगर सबसे पहले किसी ने बौद्ध धर्म को सबसे मतलब कि पहले फैलाया और सबसे अधिक फैलाया तो वह अशोक ने ही फैलाया था। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम जानते हैं कि अशोक के 14 गो शिलालेख हैं। और 14 शिलालेख में सबसे पहले शिलालेख की खोज किसने किया था? तो वह खोजे थे यानी कि पादेत्री फैनफेलक ने। पादेत्री
खैर ये क्वेश्चन उतना खास नहीं पूछता है, लेकिन अभिलेख को सबसे पहले खोजा किसने था, तो पादेट्री यानी कि पाद्रेटी, हाँ पाद्रेटी है ना, पादेट्री पैंथेलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को खोजा। और कब खोजा था, तो 1750 में। अब देखिए खोजा तो गया इसका शिलालेख, लेकिन किसने पढ़ा नहीं इसका शिलालेख, मतलब कि इसमें जो लिपि थी यानी कि इसका जो लैंग्वेज था वो इतना कठिन था कि इसको पढ़ने यानी कि जब ये खोजे तो ये पढ़ नहीं पाए। जब ये पढ़ नहीं पाए ना, तो एक और व्यक्ति है, कौन, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा और यह पढ़ा गया 1837 में। 1750 में ही इसकी शिलालेख की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो लिपि थी वह कठिन होने के कारण पादेट्री पैंथेलर जो थे ये खोज नहीं कर पाए यानी कि पढ़ नहीं पाए, और इसके जो पढ़ने का कार्य किया वह जेम्स प्रिसेप ने किया। तब तक आप लोग लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि जो भी अभिलेख अशोक ने बनवाए थे वो कुल 14 थे, और अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या 84,000 थी। लेकिन 14 अभिलेखों में सबसे जो बड़ा अभिलेख था वह था उसका 7वां अभिलेख, क्योंकि 7वें अभिलेख में ही वह जहां जहां घूमा था उसने किस किस चीज की यात्रा किया था उसमें सब लिखा गया है, और उसको सबसे लंबा अभिलेख भी कहा जाता है, 7वें अभिलेख। और अगर हम बात करें कि अशोक के 84,000 स्तूपों में सबसे प्रमुख कौन सा है, तो वह है शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, और शांति स्तूप बिहार में है। देखिए अशोक के 84,000 स्तूपों में सांची स्तूप सबसे प्रमुख है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं सांची ना, सांची पूछेगा तो ये अशोक ने बनवाया था ना। अब ये कहाँ है फिलहाल में, तो यानी कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछेगा कि शांति स्तूप कहाँ है, तो शांति स्तूप को गौतम बुद्ध के 2600वें जन्मदिन पर बनाया गया था, और ये बिहार में। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। यानी कि अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों में सबसे प्रमुख स्तूप कौन सा है, सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और शांति का स्तूप कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि अशोक की जो अभिलेख थी वह किन किन भाषाओं में थी, तो अभिलेख की जो अशोक की जो अभिलेख थी वह उसकी भाषा थी, यानी उसकी जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, ग्रीक लिपि थी और अरमाइक लिपि थी। फिर से ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये अशोक की अभिलेखों की लिपियां हैं। लिपि का मतलब जैसे हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी हम लोग लिखे रहे हैं ना, तो हिंदी इधर से ऐसे लिखाता है, मतलब कि ये बाएं से दाएं की ओर लिखाता है, अरे ये बाएं से दाएं की ओर लिखाता है। हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, तो ये बाएं से दाएं की ओर लिखाता है। लेकिन अशोक की जो लिपियां थी वो सभी दाएं से बाएं की ओर लिखाती थी। हम लोग लिखते हैं ऐसे, मतलब कि हम लोग इधर से इधर चलते हैं। और अशोक की जितनी भी लिपियां हमने पाई हैं अभी तक, वे सब यानी कि उसकी जो लिपि थी वो इसलिए यानी कि हमारी लिपि से उल्टी थी। हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक। तो ब्राह्मी की, चाहे खरोष्टी की, चाहे ग्रीक की, अरमाइक की, ये सभी जो लिपियां थी अशोक की, वो सभी ना दाएं से बाएं, मतलब कि ये दाएं हो गया तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उर्दू भी दाएं से बाएं की ओर ही लिखा जाता है। भले आप लोग उर्दू समझ लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग को लिखने को बोला जाए तो हम लोग कैसे लिखेगा, दाएं से बाएं। हमसे तो उर्दू लिखाएगा नहीं, क्योंकि हम उर्दू ना समझ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि हम शुरू से ये भाषा पढ़े हैं भैया, तो कैसे लिख सकते हैं उर्दू, नहीं ना। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि अशोक जो था उसकी जो सबसे अधिक अभिलेख पाई गई हैं वह कहाँ पाई गई है। देखिए ब्राह्मी लिपि की अभिलेख भारत में पाई गई हैं, यानी कि ब्राह्मी लिपि की जितनी भी अभिलेख हैं वे सभी भारत में पाई गई हैं। खरोष्टी लिपि की जितने भी अभिलेख हैं वे सभी पाकिस्तान में पाई गई हैं। ग्रीक लिपि की जितनी भी अभिलेख हैं वे सभी ईरान में पाया गया है, ठीक, ईरान इराक में पाया गया है। और अरमाइक लिपि की जितने भी अभिलेख हैं वे सब अफगानिस्तान में पाया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारा हो गया भारत, जो कि क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा है इन तीनों देशों से। यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान एंड यहाँ पे हो गया ईरान। अच्छा बना दिए नहीं हो। अब देखो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि जो कि भारत में, यहाँ पे खरोष्टी लिपि जो कि पाकिस्तान में, यहाँ पे
अरमाइक लिपि जो कि अफगानिस्तान में, एंड यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा लिपि, ग्रीक लिपि जो कि ईरान में चाहे इराक में है, यानी कि ईरान इराक के तरफ ही इस लिपि को पाया गया, ग्रीक लिपि को। ठीक, अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि अशोक के राज्य में, जब अशोक मगध का राजा था तो उसके राज्य में जैसे कि अगर किसी सेनापति की नियुक्ति करनी है या किसी भी मंत्री की नियुक्ति करनी है तो उसको सबसे पहले जांचा परखा जाता था। जैसे अभी किसी को नौकरी देना है तो इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, उसी प्रकार से अगर किसी को मंत्री पद पर बैठना है या फिर कोई सैनिक ही क्यों न बनना हो तो उसके लिए ना उसमें जांचा परखा जाता था। तो जांचने परखने की क्रिया को अशोक के समय में कहा जाता था क्या, उपदा परीक्षण। उपधा परीक्षण, यहाँ पे धा है ना, धान वाला धा। ठीक, यहाँ पे उपदा मतलब कि जांच परख की क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है। अगर अभी हम लोग बात करें कि अभी के समय में जांच परख की क्रिया को क्या कहते हैं तो एग्जाम, मेंस, प्रीलिम, इंटरव्यू ये सब कहा जाता है ना, फिजिकल ना, ये सब अभी के समय में जांच पड़ताल की क्रिया है। लेकिन जब किसी पद पर किसी को नियुक्त करना होता था अशोक के समय में तो उसके समय में जांच परख की क्रिया को क्या बोलते थे हम लोग, उपदा परीक्षण। अगर हम बात करें कि अशोक के समय में अशोक की जो साम्राज्य थी वह कितने राज्यों में बटी हुई थी तो वह 5 राज्यों में बटी हुई, यानी कि 5 राज्यों में और 5 प्रांतों में कह सकते हैं बटी हुई थी। और राज्यों के यानी कि इन प्रांतों के जो राजा हुआ करते थे उनको कहा जाता था कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रीय। आप लोगों ने रामायण या फिर महाभारत में देखा होगा, हे कुमार, हे आर्यपुत्र, मतलब कि ऐसे किसी का नाम यानी कि रख करके वहां पे पुकारा जाता था। तो अशोक के समय में जो राजा थे 500 प्रांतों के जो राजा हुआ करते थे उस राजा को कहते थे हम लोग कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रीय। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अशोक के समय में जैसे अभी हम लोग बनाते हैं ना, रोड बनता है या फिर किसी को एजुकेशन लोन देना होता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो सबके लिए एक अलग अलग मंत्री हैं अभी के समय में ना, वित्त मंत्री हो गए ना, तो कृषि विभाग का मंत्री हो गया, तो मतलब कि ऐसे भारत में सभी मंत्री हैं अलग अलग का क्षेत्र के लिए। तो उसी प्रकार से अशोक के समय में ना जो रोड बनाता था, जैसे जो सड़क बनाता था उसका जो मंत्री था वह था एग्रोनोमाई था। ठीक है, एग्रोनोमाई था, यानी कि मार्ग निर्माणकर्ता का जो मुख्य था वह था एग्रोनोमाई। ये एक व्यक्ति का नाम है कह सकते हैं। ठीक, और एग्रोनोमाई नाम था उसका। तो यह किसके अनुसार है तो मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में यह मिला है कि अशोक के समय में जो भी राज्य बनाता था, जो भी सड़क बनाता था उसको हम लोग एग्रोनोमाई कहते हैं। ठीक, अब रही बात कि गुप्तचर विभाग का नेतृत्व कौन करता था, यानी कि मौर्य काल में जितने भी गुप्तचर थे उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था तो वह था महामात्य सर्प। यानी कि गुप्तचर विभाग का नेतृत्व करता कौन था, महामात्य सर्प। और इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है अर्थशास्त्र की एक किताब है, कौन सी तो गूढ़ पुरुष, यानी कि गूढ़ पुरुष यहाँ पे नहीं होगा ना, ध्यान दीजिएगा, गूढ़ पुरुष ना, गूढ़ पुरुष यानी कि गधा वाला ग यहाँ पे है। ठीक, तो गूढ़ पुरुष के अनुसार ही यानी कि जो भी अशोक के गुप्तचर का ना नेतृत्व करता था उसको हम लोग महामात्य सर्प कहते हैं। इसकी जानकारी चाणक्य की एक किताब है अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित है, वहां से हम लोग को इसकी जानकारी मिलती है। एंड इस किताब में गूढ़ पुरुष यानी कि गुप्तचर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है संस्था और दूसरे भाग का नाम है संचार। संस्था वाली गुप्तचर वे कहलाती थी जो कि एक स्थान पर रहकर ही अपना कार्यभार संभाले, और संचार गुप्तचर उसे कहा गया है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि स्थानांतरण करके अपना कार्यभार संभाले। जैसे एक स्थान पे रहेगा तो संस्था रूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। ठीक, और अगर अपना स्थान परिवर्तित करेगा हमेशा तो वह संचार गूढ़ पुरुष यानी कि संचार वाला गुप्तचर कहलाएगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि मौर्य यानी कि अशोक के समय में ना न्यायाधीश हुआ करते थे, मतलब कि जज हुआ करते थे। अभी भी जज हैं, लेकिन अभी के समय में हम लोग क्या बोलते हैं जज को, जज साहब, माय लॉर्ड, ऐसे हम मतलब कि वर्ड यूज करते हैं उनके लिए।
लेकिन अशोक के समय में जो जज हुआ करता था, जो जज हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उन जजों को राजू कहा जाता था। क्या? राजू क ना, राजू कहा जाता था। राजू नहीं जैसे ए राजू, ये बात मतलब वो वाला राजू यहाँ पे नहीं है ना। न्यायाधीश को अशोक के समय में राजू कहा जाता था। और जो अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो वैश्या स्वतंत्र रहती थी, वैश्या का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो वैश्या एकदम स्वतंत्र रहती थी यानी कि अपनी मर्जी से वह कार्य करती थी, वैश्या जो भी है उसको ना कहा गया है रूपा जीवा। क्या कहा गया है? रूपा जीवा या रूपा जीवा, यानी कि स्वतंत्र वैश्या को कहा गया है क्या? रूपा जीवा। और यहाँ से होती है मौर्य वंश की समाप्ति। मौर्य वंश का प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा है? तो यानी कि अंतिम शासक कह सकते हैं बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी था। उस बृहद्रथ में और इस बृहद्रथ में कुछ अंतर है ना। वह केवल संस्थापक था, लेकिन यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसी के एक सेनापति ने कर दिया, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी हत्या कर दी। और यहीं से होती है मगध में शुंग वंश की शुरुआत। शुंग वंश की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। और इसकी जब हत्या हुई थी वह 185 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश हमने पढ़ा था, उसका संस्थापक था बिंबिसार। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु, उसके पुत्र का नाम उदयन। एंड वहां से होती है शिशुनाग वंश की शुरुआत। और शिशुनाग वंश की शुरुआत खुद शिशुनाग ने ही किया था। और वहां से होती है फिर कालाशोक आया, फिर नंद वंश में धनानंद आया, महापदम नंद आया। फिर यहाँ पे हम लोग मौर्य वंश पढ़े। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक आया। एंड अशोक की जो शिलालेख हैं वो 14 को शिलालेख हैं। सांची अगर हम इसके स्तूप की बात करें तो इसके स्तूप 14,000 है। कितनी है? सॉरी 84,000 इसके स्तूप हैं। और 84,000 स्तूपों में सबसे प्रमुख जो है वो सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इन सभी यानी कि 14 अभिलेखों में सबसे जो लंबा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख कह सकते हैं, वह है 7वां अभिलेख। क्योंकि 7वें अभिलेख में ही अशोक ने जितनी भी यात्राएं की हैं उसके बारे में इसको दिखाया गया है, यानी कि बताया गया है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म का था ये? मौर्य वंश का था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक। अब इसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जो थी वो श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार की। और वहां से प्रचार अभी भी मतलब कि श्रीलंका में बौद्ध वर्ष की जो आबादी है वो बहुत ही अधिक है अभी के डेट में। तो बौद्ध धर्म को जितना अशोक ने फैलाया उतना किसने नहीं फैलाया था। कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी में किसने? अशोक ने। और आक्रमण करने के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है। और अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो 4 भाषाओं में, 4 लिपियों में मिले हैं। ब्राह्मी ना, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी सबसे ज्यादा भारत में है, खरोष्टी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, यानी कि खरोष्टी की लिपि जितनी भी है वे सब पाकिस्तान में है। ग्रीक की लिपियाँ सबसे ज्यादा इराक में है। एंड अरमाइक की लिपियाँ सबसे अधिक अफगानिस्तान में है। तो यहाँ तक हमने पूरी मौर्य वंश पढ़ लिया है। एंड हम आगे पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देख लीजिए इसका क्या स्क्रीन शॉट।